हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 5 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, आज मेरा छठा लेक्चर है, यानी कि आज हम लोग फिर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा पिछले 100 ऑब्जेक्टिव की तुलना में ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। मतलब टफ क्या लगेगा, आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो अब से क्या करेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हाई करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का केमिस्ट्री मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास कराए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के ठीक सामने पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक हैं, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि उसी लोहे पर जंग लगे तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है बाबू कि शुष्क वायु, यानी कि सूखा हुआ हवा, ड्राई एयर, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। दूसरा है आपका आर्द्र वायु, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है O2 तथा CO2। ठीक, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक हैं शुष्क वायु, ऑप्शन बी आर्द्र वायु, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी O2 तथा CO2। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन ऑफ आयरन टॉपिक में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि लोहे पर जंग लगे तो उसके लिए आवश्यक शर्त होता है कि आपको वहाँ पर क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए, साथ में ऑक्सीजन गैस भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, CO2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी जो है आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब क्या, गीला वायु, यानी कि उसमें पानी होगा और वायु में क्या होता है O2 और CO2। ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो है वो आर्द्र वायु का मतलब ही हुआ कि उसमें जल होगा और वायु में तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो O2 भी हो सकता है और उसमें CO2 भी होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं ऑप्शन डी मार देंगे, O2 तथा CO2। नहीं बाबू, आर्द्र वायु, वायु में क्या आता है O2 तथा CO2 आ गया और आर्द्र मतलब क्या, जल की मात्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा आर्द्र वायु। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो यदि बेंजीन रिंग पर देखो बेंजीन रिंग कैसा होता है, बेंजीन रिंग हेक्सागोनल होता है और इसमें एक छोटा सा बीच में रिंग होता है जो कि रेजोनेंस के द्वारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर OH अगर ऐसे सिर्फ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन, और यदि इस पर OH लग जाए तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं बाबू, फिनॉल। तो इसको हम लोग, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किस संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा यदि उसके बाह्यतम EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र जो होता है μ = √N × N+2Bm होता है। N √N × N+2Bm होता है, यानी Bm मतलब कि बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर, तो N होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी उसी का चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डी सब सेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो पहला में देखिए, पहला में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक करके भराएंगे, पहले क्या करेंगे, एक एक करके भरेंगे। तो इस तरह से 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और 2 रहता तो सिर्फ 2 ही भरते हैं, 7 रहता
तो 5 भर देने के बाद फिर इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है, तो 3 को अनपेयर रह जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो 3D5 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए क्लास के कोचिंग के ऑफिस में संपर्क करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। ये जो सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और आपका अब ऑर्गेनिक का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। अब मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को इसमें धीरे धीरे इंक्लूड करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे समझते हैं क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि सर कार्बोनिल ग्रुप क्या है। तो कार्बोनिल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी को बाबू हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो यही पूछा गया है कि कार्बोनिल में ग्रुप में जो कार्बन परमाणु होता है उसका संकरण क्या होता है, यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका संकरण मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इस तरह से इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा sp2 संकरित, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। क्या होता है, एक बार आप बोलो, खुद से बोलो, बोलो जल्दी बोलो खुद से कि सर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखोगे तो तुम्हारा याद हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का संकरण जो होता है वो sp2 होता है। ठीक है, अगर आप संकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ऐसे तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप फिर भी भूल गए हो, तो आप ऑफिस में आकर हमसे मिलिए और बोलिए कि सर संकरण क्या होता है। मैं बहुत अच्छा दम लॉलीपॉप ट्रिक बताऊंगा, लॉलीपॉप, कि एक बार आप अगर मतलब समझ जाएंगे ना तो हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। आपका सबसे पहले तो सवाल हो जाएगा कि सर सिरका ये है क्या, आज पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में विनेगर होता है, विनेगर, जिससे आप लोग क्या करते हैं कि अगर घर में आपको पनीर बनाना होता है, पनीर जिसको हम लोग छेना बोलते हैं, छेना। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग तो उसमें नींबू डाल देते हैं, जिससे दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और उससे हम लोग छेना बना लेते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हम लोग विनेगर का प्रयोग करते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या करते हैं कि उसको दूध में हल्का थोड़ा सा डाल देने पर क्या होता है, दूध फट जाता है और उससे हम लोग छेना बना देते हैं। आप लोग जनरल स्टोर पर जाकर या किराना स्टोर पर जाकर ये बोल भी सकते हैं कि विनेगर है, विनेगर क्या करता है कि दूध को मतलब कि उसको क्या कर देता है, दूध को फाड़ करके छेना में बदल देता है। ठीक है, बहुत सारे के लोगों के किचन में होगा भी। ठीक है, तो सिरका में क्या पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि सिरका में यानी विनेगर, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि दूध को फाड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बाबू। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिरका में पाया जाता है कौन सा, एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो कि सिरका में क्या पाया जाता है, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बाबू, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको ही फायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, करके देखो ना, एक बार करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ सच में सर सही बोल रहे हैं कि याद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन यही है, क्या है, 20 इथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, यही ना दिया हुआ है बाबू। ठीक है, आप लोग IUPAC नेम लिखने आता भी होगा, नहीं आता हो तो जाकर कॉपी जाकर देखो फिर से IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग CO यानी कि कोबाल्ट का EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा, ऑप्शन ए 27,
ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 35 दिया हुआ है। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि ई ए एन का सूत्र क्या होता है। ई ए एन बराबर जेड प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का एक्स मान लेंगे, ई एन तो क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको जोड़ेंगे ही नहीं, -2 = +1। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये -2 इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि 3 होगा। अब कोबाल्ट जेड क्या है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है, 27, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ई एन बाइडेंडेट लिगेंड है, तो एक ई एन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 ई एन से 4, यानी कि इसके द्वारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोरीन से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 6। तो 2 गुना 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 3। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 12 माइनस 3। ठीक है, तो 27 और 12 कितना हो जाएगा, 27 12 39 है, 39 में से 3 गया तो कितना हो गया, 36। कितना हो जाएगा बाबू, 36। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बाबू, ई ए एन से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से जाकर पढ़ लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ई ए एन, यहाँ पर जो ई ए एन लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको हम लोग क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़े हुए हैं, जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रथम संक्रमण श्रेणी, आपको याद होगा प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सा होता है, 3D सीरीज। याद है आपको संक्रमण तत्व के बारे में जब पढ़े थे डी ब्लॉक के तत्व, तो वहाँ पर आपको 4 सीरीज बताए थे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो पहला श्रेणी कौन होता है, 3D सीरीज। ठीक है, तो वही बोला है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है। ठीक है, तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज दिखाता है और वो +7 तक दिखाता है, +2 से लेकर +7 तक दिखाता है, और उससे जस्ट थोड़ा कम क्रोमियम +6 तक दिखाता है। तो इसमें ज़्यादा पूछा है तो इसमें ज़्यादा कौन दिखाएगा, मैग्नीज कितना तक दिखाता है, +7 तक दिखाता है। आप अपने कॉपी को फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका कि NaOH को डैश कहते हैं, NaOH को डैश कहते हैं, मतलब कि NaOH को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इस सवाल का सही जवाब कॉस्टिक सोडा होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन बी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, और इलेक्शन का समय भी था, अभी कुछ दिन पहले चुनाव भी हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जनरली देखा होगा कि जो भी लोग मत दान करने जाते हैं, यानी कि वोट देने जाते हैं, तो उस समय वोट देने के बाद उनकी उंगलियों पर एक ब्लू ब्लैक कलर का टिक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि चुनाव के समय मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है उसमें डैश की मात्रा होती है, यानी कि उसमें किस चीज़ की मात्रा होती है। ऑप्शन ए NaCl की मात्रा होती है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा होती है। ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड की मात्रा होती है, यानी AgCl की मात्रा होती है। ऑप्शन सी KCl की मात्रा होती है, यानी पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होती है। या ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा होती है, यानी कि AgNO3 की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाला चीज़ है। हम लोग जनरली देखते हैं कि कोई भी वोट देने जाता है तो देखिएगा उसके उंगलियों पर टिक लगा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग उससे सेल्फी लेकर के और लिखते हैं कि मतलब माय फर्स्ट वोट, या फिर जो भी वगैरह वगैरह जो भी अपना मतलब स्टेटस में डालते हैं,
व्हाट्सएप के स्टेटस में या फिर फेसबुक के स्टेटस में डालते हैं अपने उस टिक वाले साइन को अपलोड करके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि वो जो टिक लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा पाया जाता है। उसमें क्या चीज़ की मात्रा पाया जाता है बाबू? सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा पाया जाता है। चुनाव के समय मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा होती है, ठीक है। कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा उस टिक को देखिएगा तो देखिएगा वो आपको चमकता हुआ हल्का हल्का चमकीला टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की मात्रा होती है, ठीक है। चुनाव के समय मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू सॉल्यूशन से कि HCl तथा H2O के स्थिरक्वाथी मिश्रण होगा, यानी कि HCl और H2O के मिश्रण से हमको स्थिरक्वाथी मिश्रण बनाना है, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है बाबू, दो द्रव्यों का ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें इस तरह से उसको इस अनुपात में मिश्रित किया जाता है कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, ठीक है। तो HCl तथा H2O के स्थिरक्वाथी मिश्रण में 20.2% HCl होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 20.2% HCl, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन में कितने सिग्मा तथा कितने पाई आबंध होते हैं? आबंध का मतलब बाबू होता है बॉन्ड। आबंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड होता है, ठीक है। आबंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं बेंजीन रिंग को यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो वो हमेशा सिग्मा होगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और यदि डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाला में जो दूसरा जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पाई दिखाई दे रहे हैं और 6 क्या दिखाई दे रहे हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहले सिग्मा वाला कितना होगा? सिग्मा वाला 6 और पाई कितना? 3। तो इस तरह से आपका चूँकि यहाँ क्रमशः दिया हुआ है कि कितने सिग्मा 6 और पाई 3, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डैश तत्व कहते हैं, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी को कौन सा तत्व कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में कि फिर कल बाहर आई आंटी को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? हाइड्रोजन तत्व। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया यानी कि NH3 में N का संकरण क्या होगा? अमोनिया में N का संकरण क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। NH नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग में भाग ले लिए और 2 क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितना? 1, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर 3 गो है और लोन पेयर कितना है? 1 है, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4। तो जेड का वैल्यू यदि 4 होगा तो इसका संकरण क्या होगा? sp3, यानी कि NH3 में N का संकरण sp3 होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, ठीक है, क्लास 11th का था। ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको क्लास में आपको 12th में फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग को दुख होता है तो हमको भी भाई दुख होता है। क्या कीजिएगा, आप लोग 11th नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप लोग ये मत भूलिए 11th आपको कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 11th नहीं पढ़ने से आपको बहुत दिक्कत होती है, और वो कितना दिक्कत होती है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा क्या कहलाता है? पीराहारी, ऑप्शन बी ज्वरनाशी, ऑप्शन सी प्रत्याम्ल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज्वर का मतलब होता है बुखार। ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार, यानी बुखार को कम करने के लिए
जो दवा उपयोगी है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है पीराहारी। अरे पीरा मतलब तो दर्द होता है बाबू, तो दर्दहारी थोड़े ना, बुखार लगा हुआ है और दर्द का दवाई खाइएगा, ऐसा कुछ थोड़े होता है। ठीक है, तो बुखार अगर हुआ है तो बुखार को नाश करने वाला दवा ना चाहिए, यानी अगर ज्वर हुआ है तो ज्वर नाशी ने चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे विनती है। ठीक है, और अगर सब्सक्राइबर 1K यानी कि 1000 अगर प्लस हो जाता है तो मैं लाइव आकर इस सबको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उससे और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, इस पर लिखने में ना बहुत सारा क्वेश्चन है कि ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, जिसमें आपको डबल साल्ट पढ़ाया गया था, याद कीजिए। उसमें पोटास इलम का एग्जाम्पल भी दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोटास इलम क्या है? ऑप्शन ए है सिंपल कंपाउंड, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स साल्ट, ऑप्शन सी डबल साल्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पोटास इलम एक डबल साल्ट है, द्विक्लवन है। क्या है? द्विक्लवन। ठीक है, डबल साल्ट। तो इस तरह से पोटास इलम क्या हो गया? डबल साल्ट, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होगा? अनुचुंबकीय का मतलब होता है बाबू पारामैग्नेटिक, यानी कि इनमें से कौन सा आयन पारामैग्नेटिक है? तो इसके लिए क्या करना है? बहुत आसान है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो और देख लो कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या होगा? पारामैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर लिखने की। ठीक है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? नहीं, बल्कि अनुचुंबकीय नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्यूशन किए हैं तो देखे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 में आ गया और चौथे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें से ये क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय नहीं है? तो नहीं है तो कौन होगा? जिंक, क्योंकि ये 3 जो आयन दिया हुआ है, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, ये आपका अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर केवल ये कर दिया जाए कि निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इस तरह से जिंक अनुचुंबकीय नहीं है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DNF ब्लॉक से कि एफ ब्लॉक का GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एफ ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए NS2 NP1 to 6, ऑप्शन बी NS1 to 2, ऑप्शन सी N-2 F1 to 14, N-1 D1 to 10, NS2, और ऑप्शन डी है N-2 F1 to 14, N-1 D0 से 1 और NS2। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं और आपको याद भी होगा कि एफ ब्लॉक के तत्व के लिए आपका ऑप्शन डी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक ब्लॉक का याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि दारू, दारू समझ गए ना, दारू। इथेनॉल जल में घुलनशील है, इथेनॉल जल में घुलनशील है। ये मत समझ लेना कि इथेनॉल प्योर, मतलब इथेनॉल क्या हो गया? दम दारू। इथेनॉल को डायरेक्ट नहीं पिया जाता है, बल्कि उसमें जल को मिला करके उसको पेय पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो ही नहीं कि इथेनॉल को हम लोग सिर्फ मतलब वाइन के रूप में ही इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में उपयोग करते हैं। मैंने दारू शब्द को इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ समझ ही रहे हो आप लोग। ठीक है, इथेनॉल जल में घुलनशील है। इसको इथेनॉल को डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, इसमें जल में मिलाकर ही इसको वाइन का निर्माण किया जाता है। इथेनॉल जल में घुलनशील होता है, और सच में वाइन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और इसका मुख्य कारण है कि वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये H बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है बाबू? H बॉन्ड, हाइड्रोजन अपंथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विदंती लिगेंड नहीं है? द्विदंती लिगेंड मतलब कि बाइडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, जिसमें कि 2 दाता स्थल होते हैं।
तो यही क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन द्विदंती लिगेंड नहीं है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी EN मतलब इथिलीन डायमीन, ठीक है। ऑप्शन सी OX मतलब ऑक्जिलेट, और ऑप्शन डी है सल्फेट आयन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि EN भी बाइडेंडेंट लिगेंड है, OX भी बाइडेंडेंट लिगेंड है, और SO4 - 2 भी बाइडेंडेंट लिगेंड है। H2A जो होता है H2O यानी जल मोनोडेंडेंट लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंडेंट लिगेंड है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, H2O एक द्विदंती लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि टोटल अभी तक हमारे पास 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। यदि आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप जाकर उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा से इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, घर ये लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।